अगले चुनाव की तैयारी में बीजेपी, कांग्रेस अभी हार में ही अटकी। एक में जीत की जिद, दूसरे में हार पर मंथन। एमपी की सियासत में नमो अटेंशन। 15 नवंबर को भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का उद्घाटन करने पीएम मोदी आ रहे हैं। इस स्टेशन का नाम बदलने की भी चर्चा गर्म है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। भोपाल की जनता भी माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तत्पर और तैयार है। और मैं तो बंसल पाथवे ग्रुप को और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं। एक इतना बड़ा अचीवमेंट गौरव दिवस के साथ वो भोपाल के अंदर, भोपाल का जो रेलवे स्टेशन होगा, जो भारत रत्न, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से होगा। ये तो रही मोदीमय सियासत की एक झलक, लेकिन बीजेपी ने इन सब के अलावा चुनाव की तैयारी भी तेज कर दी है। रविवार को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रणनीति भी तैयार कर ली गई है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत सभी बड़े नेता शामिल रहे। साथ ही सीएम शिवराज समेत एमपी के 21 नेता भी इसमें शामिल हुए। देखिए, हर बैठक हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। पार्टी की बैठक केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहती, चुनाव का भी विश्लेषण करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के जो हमारे लक्ष्य हैं वो भी तय होते हैं और उसके हिसाब से आगे चलते हैं। इस बैठक में 6 महीने का लक्ष्य तय किया गया है। 25 दिसंबर तक पार्टी सभी 10,40,000 मतदान केंद्रों पर कमेटी का गठन करेगी। 6 अप्रैल 2022 तक सभी राज्यों में बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख नियुक्त किए जाएंगे। मई 2022 तक सभी पोलिंग बूथों पर मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। जाहिर है, इन सब तैयारियों में मध्य प्रदेश बीजेपी भी अपना योगदान देगी। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव की माने तो बीजेपी का टारगेट अब 51% वोट हो गया है। लेकिन कांग्रेस इस पर क्या सोचती है, जरा उसकी प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। हम उस रणनीति पर कदम रखे हुए हैं और रख रहे हैं, वो है एडिंग 11% वोट टू बीजेपी। हम अब आने वाले दिनों में 50-51% पर हमारा वोट शेयर रहना है। हमारा जो आगे के पार्टी के लिए, प्रदेश के इकाई के नेतृत्व के लिए हमने चुनौती ये स्वीकार किया है और उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। 51 पे टारगेट हो सकता है उनका, और कांग्रेस का तो 100% वोट लेने का है टारगेट। हम तो 100% वोट लेंगे, कमलनाथ जी के नेतृत्व में 100% वोट लेंगे और 200+ सीट 2023 के चुनाव में आएगी। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बनी रणनीति का साफ इशारा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। बीजेपी ने एमपी उपचुनाव में जीत का श्रेय भी पीएम मोदी के कामों को दिया है। एमपी की सियासत के केंद्र में फिर मोदी ही रहने वाले हैं। वैसे 15 नवंबर को उनके भोपाल दौरे को लेकर भी माहौल मोदीमय हो गया है और आगे भी जुमा पर मोदी नाम ही रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी का नया टारगेट। रविवार और सोमवार के सियासी घटनाक्रम पर नजर डालें तो दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई नई रणनीति बनी, कई राष्ट्रीय लक्ष्य भी तय किए गए। तो वहीं सोमवार को मध्य प्रदेश की सियासी फिजा भी मोदी में दिखी। एक तरफ पीएम मोदी के आगामी भोपाल दौरे को लेकर बीजेपी में उत्साह दिखा, तो वहीं प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव एमपी के नए टारगेट बताते नजर आए। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर जो नया टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है उसके मायने क्या है। क्योंकि मोदी में तो दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी की कई बैठकें चल रही है, बार बार मोदी का नाम भी लिया जा रहा है और फिर जनजाति भी है सामने। और ये भी कहा जा रहा है कि अगला जो पूरा निशाना है वो भारतीय जनता पार्टी का वो जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग पर। तो यही हमारा मुद्दा है, बीजेपी का नया टारगेट। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। अवनीश जी, आपका भी स्वागत है। और दिनेश गुप्ता जी है, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। पंकज जी, ये जो टारगेट आप लोग ने तय किया है 51%, और ये भी कहा जा रहा है कि 10% हर बूथ पर लेकर चलेंगे और 10% ज़्यादा वोट पाना ये लक्ष्य होगा। और उसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि टारगेट तो है पर कहीं ना कहीं
मोदी ही चेहरा रहेंगे ऐसा दिखाई देता है। देखिए मनोज जी, मेरी आवाज ही कोरी थोड़ा अगर पीछे आ बोले तो। जी आप बोलिएगा। मैं निवेदन कर रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गर्व और अभिमान का विषय है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे राजनेता भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ राजनेताओं में से देश के प्रधानमंत्री हैं। और आज जिस प्रकार की अपार वैश्विक और देशिक लोकप्रियता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है, शायद वो किसी और राजनेता के पिछले कुछ समय में नहीं है। आज कांग्रेस के एक बड़े नेता शशि थरूर जी, उनकी हालिया पुस्तक आने वाली है जिसके अंश आज समाचार पत्रों में आए और जिसमें उन्होंने कहा कि गुजरात से महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और अब नरेंद्र मोदी जी हैं जो एक वैश्विक राजनेता के तौर पर स्थापित है। और ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं करी मनोज। ये वक्तव्य कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शायद तीसरी चौथी बार के सांसद है, पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर जी, उनका है। और जो कांग्रेस पक्ष की ओर से भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक रूप से बहुत आलोचना करते हैं, उनका दायित्व भी है। और मैं उस विषय पर जा रहा, आग्रह सिर्फ इतना था कि शशि थरूर जैसे कांग्रेस के नेता ने जो कहा वो स्पष्ट है। कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर जी, जिनको कांग्रेस मसीहा के समान मानती है, राष्ट्रीय स्तर पर, कई राज्यों के स्तर पर, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का अभी भी प्रशांत किशोर से संपर्क है। कई सारी चीजें उनके माध्यम से मध्य प्रदेश में चल रही है। वो कांग्रेस के विषय में किसके साथ चलाते हैं। तो प्रशांत किशोर जी ने भी स्पष्ट किया कि जिस प्रकार की जनप्रियता, लोकप्रियता के विषय में नरेंद्र मोदी जी जनता के बीच, देश के बीच काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मनोज जी, विषम परिस्थिति हो तो जब नरेंद्र मोदी जैसे राजनेता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष राजनेताओं में शामिल है, तो क्यों नहीं हम 10% अधिक की योजना बनाए। मतों के प्रतिशत की बात करें तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 41.02% वोट मिले। लगभग 48,000 वोट कांग्रेस पार्टी से ज्यादा थे और सीटें 2-4 सीटें कम रही। तो सबके सामने फिर बाकी स्थिति आपके सामने। तो बहुत स्पष्ट लक्ष्य है कि देश के 10,42,000 बूथ यदि मध्य प्रदेश का तो 67,000 से अधिक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की योजना क्या है। उन बूथ पर पन्ना प्रभारियों का और बूथ कमेटियों का गठन, उनके दायित्व, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं 28 उप सीटों के चुनाव हो या हालिया 4 सीटों के उपचुनाव हो, जो भारतीय जनता पार्टी लीड लेती है, बहुत बनाती है, उसमें सबसे अधिक श्रेय भारतीय जनता पार्टी के बूथ प्रबंधन को, बूथ के हमारे कार्यकर्ता साथी को, पन्ना प्रभारी साथी को, जिसकी रीति रणनीति नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, कमल चुनाव के नाम पर, शिवराज जी के नाम पर ऐतिहासिक काम करते हैं। सोचिए कि क्या डबल इंजन कॉम्बिनेशन है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश में शिवराज जी, और अद्भुत विकास के कार्य मध्य प्रदेश में। बिल्कुल आज टीकाकरण बस 30 सेकंड। मैं लौटता हूं, टीकाकरण की बात करें, लौटता हूं आपको, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के मामले में मध्य प्रदेश आज देश में शीर्ष राज्य हो गया। 4 लाख से अधिक हमारी ऐसी बहनें जो गर्भवती, उनके टीकाकरण का जो कोविड टीकाकरण का अभियान है उसकी बात करें तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। अब ये विश्लेषण कांग्रेस पार्टी को करना है। अब पीसी शर्मा जी समझ लेते कांग्रेस, अवनीश जी है मेरे साथ। जी अवनीश जी, आप हार पर समीक्षा कर रहे हैं और वो जीत की तरफ आगे बढ़ चले। 23-24 का टारगेट भी तय कर दिया है, उपचुनाव भी तय कर दिए हैं और उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि 5 राज्यों में जो चुनाव होना है उसकी बात भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हुई है और अब तो 51% की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं खुद मध्य प्रदेश का निवासी हूं, तो मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं कि वो मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। ठीक है, कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका स्वागत करता हूं। और मैं उन प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं जिन्होंने नोटबंदी की और कहा कि नोटबंदी 2000 के नोट में चिप लगी है, इससे आतंकवाद खत्म हो जाए। मैं उन प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश में स्वागत करता हूं। मैं उन प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं जिन्होंने नोटबंदी कर चुनाव लड़ा सेना के शौर्य का नाम पर, लेकिन 44 सैनिक कैसे मारे गए पुलवामा वो आज तक पता नहीं चला। मैं उन नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं जिन्होंने लोकसभा रात को 12 बजे खुलवाकर उसमें नाच गाना कर जीएसटी लागू करवाया। मैं उन प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं मनोज जी जिन्होंने 7 साल में 23 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल से कमाए, उस पर 700% उन्होंने 700% एक्साइज ड्यूटी डीजल पर बढ़ाई और 800% उन्होंने पेट्रोल पर बढ़ाई। मैं उनका स्वागत करता हूं। और 35 रुपए बढ़ाने के बाद अभी हाल ही में जब उपचुनाव में उनका वोट प्रतिशत कम हुआ उन नरेंद्र मोदी जी का, तो उन्होंने 10 और 5 रुपए कम कर दिए, 3550 रुपए बढ़ा, 3545 रुपए बढ़ाने का। मैं उन नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर स्वागत करता हूं मनोज जी जिन्होंने कोरोना जैसी बीमारी के समय ताली और थाली बजवाई। मैं उन
नरेंद्र मोदी जी का पावन भूमि पर स्वागत करता हूं, जिन्होंने 9-10 दिन बाद फिर आए। उन्होंने कहा 9 मिनट तक टार्च जलाना है और लाइट जलाना है, लेकिन उससे कोरोना रुका नहीं, बल्कि देश में दूसरी लहर जब कोरोना की आई तो जिसमें लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग संक्रमित हुए। मैं उन नरेंद्र मोदी जी का इस प्रदेश की पावन भूमि पर स्वागत करता हूं मनोज जी, जिसके समय बेरोजगारी चरम पर है। मुरलीधर राव जी का तो सुन के ऐसा लगता है कौन प्रतिशत जैसे किसी कंपनी के शेयर खरीदने जा रहे हों कि कौन प्रतिशत शेयर करना है। लेकिन आप जिन प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं उन्हीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने की बात कर रही है। आपके स्वागत करने का तरीका और मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें। मैंने बात बोली ना कि नोटबंदी करके चुनाव सेना किशोर का नाम पर लड़ा, तो चुनाव देखिए, चुनाव जीतना एक अलग विषय है मनोज जी। मैं एक वही बात कह रहा हूं, मुरलीधर राव जी ने आज कहा कि मेरी एक जेब में ब्राह्मण है, एक जेब में बनिए वोटर हैं। मतलब ये स्तर है इस राजनीतिक पार्टी का, ये स्तर है इनके प्रदेश वो जो बयान था, मुझे लग रहा है मैं उसकी सफाई नहीं देना चाहता। नहीं, आप देखिए बयान, हम भी मौजूद मनोज जी, बयान वैसा है मनोज जी, बयान होता है, बयान होता है, राजनीति के गलियारों में गूंजता रहता है। आपको उसका कितना भी स्पष्टीकरण दें, उन्होंने अच्छा होता मुरलीधर राव जी बोलते कि मेरे एक जेब में युवाओं के रोजगार। अब ये तो बता दी, वो यदि 51% की बात करी तो कांग्रेस क्या, मतलब कांग्रेस का भी तो कोई टारगेट होगा ना कि यही सब। आज आपने ये कब तक देखिए, आज आपने कहा कि हम हार पर मंथन, देखिए हार पर मंथन करने में कोई बुराई नहीं है। जब बल्ब का आविष्कार हुआ वो भी हजारों बार फेल हुआ। हम तो ये कहते हैं, हम लड़े, हम हारे, हम थके नहीं हैं, हम अगली बार और ताकत से लड़ेंगे। और हर हार आपको कुछ सिखाती है, हर हार आपको कुछ सिखाती है। अगर बल्ब के आविष्कार करने वाला पहली बार में निराश हो जाता मनोज जी, तो क्या आज ये बल्ब का आविष्कार होता? ये जितनी हम इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज देख रहे थे, कहीं ना कहीं देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, हर अनुभव आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। ये अच्छी बात है कि हर अनुभव से कुछ सीखा जाना चाहिए। यही तो है, वो यदि हार के बाद भी समीक्षा करते हैं, हार के बाद भी मंथन करते हैं, तो उस पर काम करते हैं। यदि दमोह का रिजल्ट ऐसा आया तो उसके बाद उन्होंने हर सीट पर काम किया और रिजल्ट आपके सामने उपचुनाव का। अब वही नहीं, मैं समझूंगा उसको। दिनेश जी, यही आपसे समझना चाह रहा था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, बैठक में तमाम तरह की चीजें, एक तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि टारगेट 5 राज्य है जहां चुनाव होना है, टारगेट 2023 और 24 भी नजर आ रहा है, और अब टारगेट हर बूथ को, जो पहले बूथ की बात भारतीय जनता पार्टी करती रही है, अब कहा जा रहा है कि 51% उस पर वोट हासिल करना है। क्या ये संभव हो पाएगा? देखिए मनोज जी, ये सब आप कर क्यों रहे हैं जी? कोई भी पार्टी इस तरह का जब मंथन करती है या टारगेट फिक्स करती है तो निश्चित तौर पे उसके पीछे हेतु भी होता है, कोई उद्देश्य होता है। तो आप या तो जो अपनी विक्ट्री है, जो जीत की संभावनाएं हैं, वो आप जो है 100% रखना चाहते हैं, कोई अंदेशा नहीं रखना चाहते। जैसे हमने पिछले कई राज्यों में ये अनुभव किया, आप राजस्थान से छत्तीसगढ़ तक जाएंगे 2018 का चुनाव में जी, कि आप के टारगेट की 51% के टारगेट की बात कोई पहली बार नहीं हो रही मध्य प्रदेश में। आप देखिए, ये 18 के पहले भी ये बात थी कि हम 51% लेंगे। जब 200 सीटों का नारा दिया गया था तब भी यही बात, तब भी यही बात हुई थी। देखिए, हर राजनीतिक दल के एक तो काम करने का तरीका अलग होता है और हर राजनीतिक दल का जो टारगेटेड वोटर होता है वो भी अलग होता है। तो आप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जैसा आचरण करे और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जैसा आचरण करे, तो इसको तो एक तो कंपेयर नहीं किया जा सकता कभी, क्योंकि दोनों का जो नेचर है वो अलग नेचर है। आप भारतीय जो है कांग्रेस पार्टी को यदि व्यक्तिवादी भी कहेंगे ना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जो नेता है, जिनको आप भारतीय जनता पार्टी तोड़ के सरकार बनाती है, वो अपने खुद के उस पर दम पर जीतता है, कोई काडर के भरोसे नहीं जीतता। आप देखिए, जितने भी होता है उनका, या वो हार जाते हैं तो वो अपने कारणों से हारते हैं। तो दोनों का तरीका अलग है, दोनों के जो है सोच बिल्कुल मुद्दे अलग हैं, और जो भी उनका जो विचारधारा की आप बात करोगे तो दोनों का कोई कंपेयर है नहीं। तो निश्चित तौर पे जो लक्ष्य, जो शुरुआत है बेसिकली 2022 में जब हम प्रवेश करेंगे ना, तो हम 2024 की तैयारियों के साथ करेंगे, क्योंकि लक्ष्य जो है 2024 भारतीय जनता पार्टी का है। क्योंकि एक आपने जो 2019 में सफलता हासिल की है, अब आपको उस पर टिके भी रहना है, क्योंकि यदि उससे आप कोई भी सीट कम करते हैं तो फिर आप कहेंगे कि मोदी जी की लोकप्रियता कम हो गई। तो बहुत सारे जो है किंतु परंतु भी उसमें लग जाते हैं। तो आपको जब कांग्रेस से सीधा मुकाबला हुआ हिंदी राज्यों में, दक्षिण भारत में आपको अपनी मजबूत स्थिति करना है, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ जब आप नवंबर में बैठ के मंथन करते हैं तो वो 2022 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और वहाँ की जो सरकार है,
आप कितनी सीटें लाते हैं, वहाँ लोकसभा में फिर क्या स्थितियाँ बनेंगी। तो उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर पंजाब, जहाँ जो है किसान आंदोलन का भी हम असर देखेंगे। अलग अलग राज्यों की जो स्थितियाँ सामने आएंगी। फिर 22 के बाद जब 23 में हिंदी स्टेट का चुनाव होगा, उसके बाद लोकसभा है। तो जो रणनीति है वो जब तक अभी से आप ग्राउंड वर्क नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि 2024 तक मौजूदा स्थिति में बने रहने के लिए थोड़ा सा कठिन होगा। जी पंकज जी, ये एक स्वागत का आप देख रहे थे, अवनीश जी अपने तरह से स्वागत कर रहे थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आपके नेता का। लेकिन जो टारगेट, जिस टारगेट को लेकर आप तय कर रहे हैं, खैर ठीक है, जब लक्ष्य बड़ा हासिल करना है तो उसके लिए तो सपना भी देखना चाहिए, टारगेट भी बनाना चाहिए। लेकिन ये जो मुद्दे हैं, जो अभी हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए, जहाँ जहाँ उपचुनाव हुए, उसके रिजल्ट भी हम सबके सामने, उसके बाद सरकार ने कुछ चीज़ें भी बदली। हम देख रहे हैं महंगाई की तरफ आप गए, महंगाई में कुछ कमी नज़र आई, पेट्रोल डीजल पर दाम कम किए। तो क्या ये भी एक चिंता कहीं इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नज़र आ रही है, जिस पर चर्चा चलती रही? हालांकि आप लोग के अपने टारगेट तय होते हैं, तो क्या वो भी कुछ दिखाई दे रहा है जिसके कारण ये अलग तरह के टारगेट लेकर आपको चलना पड़ा? देखिए मनोज जी, आप लंबे समय से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में हैं, पत्रकारिता में हैं, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता और संगठन समन्वय का एक अद्भुत और जीवंत प्रमाण है। और बहुत सारी ऐसी जन अपेक्षाएं, जन सरोकार, जन विषय जो हैं, जब सरकार के पास पहुंचते हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से, तो उन पर बहुत तेजी के साथ कार्रवाई की जाती है। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भाग नहीं तो इसलिए नहीं कह सकता कि वहां पर किन विषयों पर, किन मुद्दों पर चर्चा हुई होगी जी। और जो विषय स्पष्ट है, वो स्पष्ट है कि देश सेवा के, प्रदेश विकास के जो भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ कार्य हैं, उनको हम कैसे सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। कौन सी ऐसी और योजनाएं हम देश में लेकर आ सकते हैं कि जिससे देश का और प्रदेश का स्वरूप जो है और उन्नत हो, और विशाल हो, और व्यापक हो। और कांग्रेस जिस प्रकार के आरोप लगाती है, ये सारी की सारी बातें जो है 2014 से इन्होंने कही थी। स्थिति क्या हुई 2014 के उपचुनाव, फिर 2019 में देखा कि 2014 से खराब स्थिति कांग्रेस पार्टी की थी कि नेता प्रतिपक्ष के लायक स्थिति कांग्रेस पार्टी की देश में नहीं बची है। और पूरे प्रदेश में ये स्थिति, महंगाई की यदि आप बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बहुत ध्यान देती थी। लेकिन पंजाब जैसे राज्य में जहाँ चुनाव होना है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के दबाव के बाद पंजाब की सरकार ने वैल्यू एडेड टैक्स कम किया। राजस्थान जैसा कांग्रेस का राज्य 36% वैट ले रहा पेट्रोल पर। राजस्थान में मनोज जी 275 पेट्रोल पंप बंद हो गए क्योंकि वहां के लोग मध्य प्रदेश से पेट्रोल ले रहे हैं। ये स्थिति है। छत्तीसगढ़ ने डीजल पेट्रोल पर जो वैट था राज्य का, वो कम नहीं किया। तो ये स्पष्ट करता है कि जहां पंजाब में चुनाव की आड़ थी, तो वहां कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने वैट कम कर दिया, सरकार ने वैट कम कर दिया। राजस्थान चुप है, छत्तीसगढ़ चुप है, महाराष्ट्र चुप है, झारखंड चुप है, जहाँ ये लोग हिस्सेदारी है। तो ये इनका चेहरा जनता के सामने, जब भी इनकी बातें होती हैं नहीं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मोदी का चेहरा एक बार फिर दिखाई दे रहा है, आप देखिए जिस तरह से उनका स्वागत सत्कार किया गया और तमाम तरह की चीजें, या जनजातीय सम्मेलन जो आप करने जा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, या जिस स्टेशन का शुभारंभ होने वाला बंसल समूह के द्वारा जो बनाया गया, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी के सामने सिर्फ एक ही चेहरा है जिसे लेकर ही आगे बढ़ना है? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी में मैं आपको स्मरण दिला दूं जी कि जनजाति विभाग के मंत्रालय की यदि बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, तो अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री, उनकी सरकार ने मंत्रालय बनाया। नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए महू पहुंचे। पहली बार कोई प्रधानमंत्री कांग्रेस का लंबे समय तक नहीं रहा। और अब जब देश में जनजातीय गौरव दिवस की स्थापना हो रही है, तो नरेंद्र मोदी जी भी ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो व्यापक और विशाल कार्यक्रम का करने आ रहे हैं। ये इस बात को स्पष्ट दर्शाता है कि जो नारा भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का, पूरी सरकार का और संगठन का है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति वर्ग भेद की बात नहीं करती, सबको साथ लेकर चलना है। ये बांट कर फूट डालो राष्ट्रों की रणनीति कांग्रेस पार्टी की, इसीलिए तो तुष्टीकरण के चलते कांग्रेस पार्टी का यह हाल है। मैं समझ, दुविधा में दोनों के माया मिली। अवनीश जी 2018 में हमने देखा कि जिस तरह मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी से वोटर छिटका, खासकर जनजातीय वर्ग का। अब जनजातीय सम्मेलन भी हो रहा है, उसमें ही नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो क्या जिस तरह से बीजेपी ने अपनी तैयारियां की, उपचुनाव में हमने देखा कि जोबट का चुनाव उन्होंने जीत लिया, या फिर हम बात खंडवा बुरहानपुर लोकसभा की करें तो वहाँ भी अच्छा खासा आपका वोटर है, जनजातीय वोटर। बीजेपी तो उस लाइन पर आगे बढ़ रही है, एक एक चीज को टारगेट कर रही है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप आप कह रहे हैं, एक टारगेट तो आपको भी तय करना ही पड़ेगा? देखिए मनोज जी, एक बात आप समझिए,
आज अगर एनसीआरबी के आंकड़े निकालें आप तो पिछले 10 साल से लगातार मध्य प्रदेश आदिवासियों के मामले में, उन पर अत्याचार के मामले में देश में नंबर 1 है। क्या आपको अभी सबसे शर्मसार करने वाली घटना आपको याद नहीं है, जहां 5 लोगों को जिंदा गाड़ दिया गया था नेमावर में? आपको क्या नीमच याद नहीं है? आपको क्या बमोरी याद नहीं है? आपको क्या रतलाम की आदिवासियों की घटना याद नहीं है? तो ये जो आज देखिए, आप समझिए जो वोट, ये पूरा गणित वोटों का है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो दिखता है वोटों का गणित। तो भाई राजनीतिक पार्टी है तो वोटों का गणित तो रहेगा ना, आपके पास भी रहेगा, उनके पास भी। बात समझे, आज ये जो आपके चैनल पर मैं देख पा रहा हूँ कि हम 10 लाख बूथों पर हम अपने एजेंट अपॉइंट करेंगे, हम पन्ना प्रभारी बनाएंगे। अच्छा होता नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, कम से कम इस अवसर पर या भारतीय जनता पार्टी ये करती कि साहब इस देश में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगार है, मध्य प्रदेश में ऑन रिकॉर्ड लगभग 38 लाख बेरोजगार है। अच्छा होता आप इनका कुछ खाका तैयार करते। जो निरंतर बलात्कार हो रहे हैं, बहू बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं इस प्रदेश में, देश की तो मैं बात ही नहीं। अच्छा ये भी होगा कि विपक्ष उन मुद्दों को लेकर आ जाए, विपक्ष कहां कमजोर पड़े? हम तो चिल्ला रहे हैं, विपक्ष कहां, हम हमेशा यहां बात हम हमेशा विरोध कर रहे हैं। दिनेश जी आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। आरोप प्रत्यारोप जाहिर सी बात है, विपक्ष में है तो ये सब चलेगा, लेकिन क्या इन सब से एक टारगेट तय हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक टारगेट लेकर चलती है कि चलिए यहाँ हमें हार मिली तो फिर आगे हमें ये टारगेट तय करना। क्या कांग्रेस को इस तरफ जाना पड़ेगा? और यदि मुद्दे आप यहाँ बात कर रहे हैं तो मुद्दों को लेकर आना पड़ेगा। मुद्दे बहुत है लेकिन उठाते क्यों नहीं? देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था है, तो आप भारतीय जनता पार्टी के पास जो है हमेशा से, जब से उनका अस्तित्व है किसी भी स्वरूप में हो, SC ST माइनॉरिटी, ये सब जो वोटों का जो खेल है वो, उसमें भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा पिछड़ती रही हमेशा। तो लगातार आप उनका संघर्ष देखेंगे, जो कांग्रेस का जो कमिटेड वोटर है उसको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने के लिए रहता है। 2018 के चुनाव परिणाम में जिस तरह से आदिवासी वोटर कांग्रेस के साथ गया, या हम ये देख रहे हैं रेगांव को ही आप लेंगे तो ये SC सीट है ना, SC सीट यदि कांग्रेस के पास जा रही है तो कोई ट्रेंड तो बता रही है ना। यदि खंडवा में यदि जो है आपकी लीड 70,000 हो जाती है घट के, तो कोई ट्रेंड बता रही है। तो जब कोई ट्रेंड देखती है पॉलिटिकल पार्टी तो फिर ये देखती है कि हम इस लॉस को रिकवर कैसे करेंगे, तो उसकी एक रणनीति बना रहे। तो उसी रणनीति के तहत आप देखिए, आदिवासी कोई अभी हाल ऐसा नहीं है कि उपचुनाव के बाद शुरू हो गया, पिछले 4-6 महीने से लगातार मध्य प्रदेश में आदिवासियों पे बात हो रही है। इसके पहले जो 18 का चुनाव था कि अनुसूचित जाति पर आरक्षण था, जिस पर हमने एक बयान सुना था कि कोई माई का लाल आरक्षण नहीं खत्म कर सकता। तो कई तरह के मुद्दे चुनाव के पहले चलते हैं, लेकिन वो जब हर चुनाव में एक ही मुद्दा हो ये जरूरी नहीं है। इस बार भी हम देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो आदिवासियों पर फोकस कर रही है, जो लगभग जो है 90 के आसपास सीटें हैं, एक बड़ी सीटें हैं जिन पर वो असर डालती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, करीब 90 सीटें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और कई सौगातें देने वाले हैं। पर बड़ी बात यह है कि बीजेपी के सामने जो चेहरा है वो नरेंद्र मोदी का है और उसी चेहरे के सहारे आगे बढ़ना चाहती है। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।